नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए भितरघात और आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन ने अपनी अपनी आगामी रणनीति को लेकर तमाम फैसले लिए हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 23 सीटों में मिली हार को लेकर भी प्रत्याशियों से चर्चा की गई। बैठक के दौरान तमाम प्रत्याशियों द्वारा भितरघात के आरोप लगाए गए हैं, इस पर भी चर्चा की गई। इसी क्रम में तीसरे दौर की बैठक प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ की गई। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पहले दौर की बैठक में दृष्टि पत्र को लेकर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि 1 महीने के भीतर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मई महीने में 15 दिन का बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए प्रदेश की जनता को 1 महीने की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। साथ ही मदन कौशिक ने यह भी कहा कि मंडल स्तर के प्रशिक्षण के कार्य पूरे हो चुके हैं, लिहाजा अब जिला स्तर और प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण के कार्य पूरे किए जाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, संगठन प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे। बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, उन सबके साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कुल निचोड़ तो यही था कि मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना के उदास कर, मुझे मौसमों का पता बताओ, जो गुजर गई सो गुजर गई। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अब आने वाले चुनाव में पार्टी कैसे और मजबूत होगी, इसकी चिंता करनी है। ये बात ठीक है कि शिकायतें बहुत गई थी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया और मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन स्वयं आकर के एक हारे हुए प्रत्याशी से पूछें कि भाई आपकी क्या हार की वजह रही हैं, क्या कारण थे, क्या समीकरण थे, क्या कार्यकर्ताओं ने काम किया, किसने नहीं किया, तो किसने भीतरघात किया। तो ये सारी बातें से मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है इस विषय को। जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। कहीं ना कहीं पार्टी का कोई व्यक्ति नाराज जरूर होता है, लेकिन विरोध में काम करने की न तो हिम्मत होती है न हैसियत। और अगर कोई काम करता भी है तो पार्टी उसका कड़ी से संज्ञान लेती है और जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया होगा और ऐसा पार्टी के संज्ञान में आया होगा तो पार्टी वो अनुशासन समिति में वो विषय जाएगा और पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, जब समीक्षा होती बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 विधानसभाएं प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए।
तो उसकी सब प्रकार की समीक्षा हुई है, जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी, उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने विश्वासपूर्वक बातें रखी। जो पार्टी संगठन के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध संगठन जो भी बैठ के निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब समीक्षा करने के लिए हमारे महामंत्री गए उनके सामने भी वो बातें आई हैं, हमने लिखित में भी दे दिया और मौखिक रूप से भी बता दिया, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। शनिवार और रविवार को बीजेपी मुख्यालय में संगठन स्तर पर कई दौर की बैठकें चली, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बनाई गई चुनाव प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए नई टीम का गठन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में भाजपा संगठन जुटा हुआ है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा को केंद्रीय प्रभारी बनाया गया है। हमने उपचुनाव को लेकर पूरी टीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें जो पूरी प्रभारी पालक प्रभारी के तौर पर हमारी सह प्रभारी श्रीमती रेखा जी रहेंगी और महामंत्री संगठन ये भी इस चुनाव को मार्गदर्शित करेंगे। प्रभारी मंत्री के तौर पर चंदन रामदास जी ये इस चुनाव में रहेंगे। इस चुनाव के प्रभारी कैलाश शर्मा जी रहेंगे और सह प्रभारी के तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी रहेंगी और इस चुनाव के संयोजक श्री कैलाश गैतुड़ी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं वो रहेंगे। तो आज इस टीम की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमने उपचुनाव को और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोंडा दौरा है और अब वो गोंडा पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर्किट हाउस में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और आपको बता दें कि आईटीआई मनकापुर में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक बीजेपी की जिला प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि वो गोंडा दौरे के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो तमाम उनके कार्यक्रम हैं उनमें वो नजर आएंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि सर्किट हाउस में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। और कादिर अंसारी हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं। कादिर, डिप्टी सीएम आज गोंडा के दौरे पर हैं और वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर से जो तय समय अनुसार जो था, जो 9:30 बजे डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था और 9:30 बजे मैं इसमें मौजूद हूँ सर्किट हाउस में और अंदर यहाँ पे डिप्टी सीएम 9:30 बजे यहाँ पे इनका आगमन हो चुका है और अंदर अधिकारियों संग यहाँ पे बैठक चल रही है। बैठक के बाद में यहाँ से डिप्टी सीएम निकलेंगे और मनकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम का ये गोंडा दौरा माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनने के बाद में ब्रजेश पाठक का ये पहला दौरा है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में औचक निरीक्षण करके और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिस तरीके से सख्त निर्देश दिए गए हैं, वहीं सारे अधिकारियों की जो बैठक यहाँ पे चल रही है उस बैठक में सख्त निर्देश दिए जाएंगे और कई ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही जाती है और जिसमें जो लापरवाहियां बरती जाती है उसके खिलाफ अगर कुछ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का जो आगमन है इससे गोंडा में अधिकारी बेहल जो है सकते में है। और जिस तरीके से जब तक इनका यहाँ पे कार्यक्रम है और इस समय अंदर बैठक चल रही है और बैठक के बाद यहाँ से एक रवाना होंगे और उसके बाद में मनकापुर में जो कार्यक्रम है उसको संबोधित। जी, कौन कौन अधिकारी बैठक में अभी फिलहाल मौजूद हैं? देखिए, जिले के जो है सारे अधिकारी यहाँ पे अंदर मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ पे बैठक चल रही है, क्योंकि जो 9:30 बजे का जो इनका कार्यक्रम था, 9:30 बजे यहाँ पे डिप्टी सीएम पहुंचे हैं और एग्जैक्ट टाइम पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके साथ अंदर जो है सर्किट हाउस में बैठक चल रही है और बैठक के बाद में जो भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे के और सारे जो जिले के अधिकारी हैं उनके संग यहाँ पे अंदर बैठक चल रही है। जी, और जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि समय पर पहुंचे और यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है वो समय के एकदम पाबंद दिखे हैं। जो समय दिया गया था उसी समय पर पहुंचे और मीटिंग शुरू भी कर दी गई है। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि लेट लतीफी कहीं से भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसका जीता जागता सबूत जो है वो आज यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि जो 9:30 बजे का समय था डिप्टी सीएम का, तो 9:30 बजे एग्जैक्ट वो यहाँ पे एंटर किए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश
जो जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि लेट लतीफी किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं जब अगर डिप्टी सीएम जो तय समय है उसके अनुसार वो समय सीमा पे यहाँ पे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि इनसे सीख लेनी होगी कि समय का जो बचता है उसका जो है ध्यान रखें, और जो लेट लतीफी अगर की जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और साफ तौर से जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। जी, और हमने ये कई बार देखा कि ब्रिजेश पाठक जो है वो अक्सर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और वहां पर जानकारी लेते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं। तो मतलब वो अपने विभाग को लेकर एकदम सतर्क अलर्ट है और वो चाहते हैं कि उनके अधिकारी जो हैं वो भी अलर्ट मोड पर रहें। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक ने कार्यभार संभालने के बाद में जो है लगातार औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य महकमे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लापरवाही अगर होती है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो संकेत दिए गए थे उस पर ब्रिजेश पाठक जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हकम है, और स्वास्थ्य महकमे में कोई भी लापरवाही अगर कोई करता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार जो है अचानक वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बेहद ही सुधरेगी, और इसको सुधारने के लिए जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे थे वो साफ तौर से देखा जा रहा है। और जो ये बैठक की जा रही है बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि गोंडा में जो सारी सीएससी है और यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है उसमें जो भी लापरवाहियां पहले देखी जाती थी उन लापरवाहियों के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए गए हैं। और जो बैठक की जा रही है इसमें अधिकारियों को साफ तौर से इसके दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है, और साफ तौर से अगर कोई लापरवाही होती है या जो भी योजनाएं हैं वो जो योजनाओं का लाभ डायरेक्ट जो है जनता तक अगर नहीं पहुंचता है या उसमें कोई कोताही की जाती है, कोई लापरवाही की जाती है, तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। जी कादिर, मतलब अब जो है स्वास्थ्य सुविधाएं वो सुधरेंगी, क्योंकि अगर इस तरह से डिप्टी सीएम काम करेंगे तो अधिकारी जो हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं वो भी एक्शन मोड में नजर आएंगे, उनके अंदर डर होगा, भय होगा, जो भी कह लीजिए, लेकिन काम जो है वो अब सुचारू ढंग से होगा। और सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाही देखने को मिलती थी अब वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त संदेश कई बार डिप्टी सीएम अपने औचक निरीक्षण के दौरान दे चुके हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी अपडेट लेती रहिए वहां की। और अब आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे भी। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि चंपावत और प्रदेश की जनता विकास चाहती है। पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है कर्मठ और जुझारू वो हैं, युवा हैं, और इसके अलावा उनके नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है और आगे भी प्रदेश चौमुखी विकास करेगा। स्थान भी तय हो गया है, चंपावत से लड़ेंगे, और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वो वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अब भी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने निमंत्रण। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती के मौके पर सीएम धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में सभी नेतागण पहुंचे और इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहे और नेताओं ने भी पुष्प अर्पित करके उनको याद किया। बताते चलें कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति करते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम हासिल किया। प्रशासनिक क्षमता के मामले में वे निडर होकर फैसले लेते थे, लेकिन इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे, उनको उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो
अलग प्रकार का जो काम किया था वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी मार्ग पर आगे जब हम बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उत्तराखंड के लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, देश के लोग आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अलग से पहचान बनाने वाले नेता थे। हमारे दोनों डिवीज़न गढ़वाल कुमाऊं दोनों विश्वविद्यालय, अलग से मंत्रालय, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाना, तो यहाँ पे और जिसमें इंदिरा गांधी संघर्ष किया, इमरजेंसी में पार्टी का विभाजन किया, लोकतंत्र की रक्षा की, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया, हम लोग सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और राज्य बना है जो हमारे आंदोलनकारी उनके सपने पूरे हों। आने का अवसर मिला था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जब मैंने शुरुआत की तो स्वर्गीय बहुगुणा जी के ही हम लोग उनके श्री चरणों में रहकर राजनीति की शुरुआत की थी और उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिमाएं थी, युवाओं के प्रति एक उनका अपार स्नेह, दूसरा प्रशासनिक क्षमता उनकी और संगठन चलाने की क्षमता, ये अपने आप में एक विलक्षण थी। और बहुगुणा जी का सबसे बड़ा ये था कि बहुगुणा जी ने जब भी बहुत स्वाभिमानी से व्यक्तित्व था और उन्होंने जब भी पार्टियां छोड़ी और सत्ता पक्ष को छोड़ा। बहुगुणा जी पर कई बार आरोप लगता था दलबदल का, लेकिन बहुगुणा जी ने कभी सत्ता ज्वाइन नहीं की। बहुगुणा जी हमेशा सत्ता छोड़ कर गए और सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। रुड़की नगर निगम की मेयर गौरव गोयल अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इसी तरह से एक बार फिर वो चर्चा में बन गए हैं और वीडियो के कारण वो चर्चाओं में आए हैं। आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों के लिए विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब मेयर और पार्षदों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों को लुच्चा कहते हुए बता रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने इन लुच्चों के बीच फंस गए हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसके बाद मेयर कहते हैं कि कुछ पार्षदों की स्थिति इतनी खराब है कि वो 1000-2000 रुपए भी लेने को तैयार रहते हैं। इसलिए इसके बाद उन्होंने कहा कि 3 पार्षद ऐसे हैं जो कुछ पार्षदों के लिए लेन देन का काम करते हैं। बोर्ड की बैठक में ये विवादित बयान जो है, लीज की संपत्ति का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस वीडियो में मेयर विवादित लीज की संपत्ति को लेकर कुछ पार्षदों में पैसे बांटे हैं, ऐसा भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंगामा में सिर में दर्द हो गया। कभी हमारे पिताजी ने, दादाओं ने ऐसा काम करा तो है नहीं, इनके लुच्चों के बीच में फंस गया। वास्तव में इतनी बुरी स्थिति है इनकी पार्षदों की, कुछ पार्षदों की तो 5000, 2000, 500, 1000, 2000 रुपए इस कदर पकड़ने के लिए तैयार हैं। कल वहाँ पैसे बटे होंगे रात, वो तो आपका भी आरोप लगा होगा, कल रात वहाँ पैसे बटे होंगे, आज आके देखो सुबह क्या हंगामा करना। 2-3 पार्षदों की तो इतनी होती है तो उसमें विवेक चौधरी हो, धीरज पाल हो, राकेश गर्ग हो, ये पैसे लेने का डीलिंग सारे काम ये करते हैं। ये अध्यक्ष है, पार्षदों के अध्यक्ष है, पैसे लेन देन डीलर है मेन, विवेक और धीरज और राकेश, ये मेन डीलर है। काशीपुर में एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज संस्थान के संस्थापक और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधि परिसर के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराज ने कहा, स्वर्गीय एससी गुड़िया विकास के लिए प्रेरणा स्रोत थे। काशीपुर के विकास में उनका अहम योगदान रहा। इस अवसर पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे ने संस्थान का राज्य सरकार की ओर से प्राप्त 10 एकड़ कृषि भूमि में बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की। निश्चित रूप में ये हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज़्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण कि जो हम कहें वो कर। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से सटे कैला खाना आर्मी क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई। सूचना पर आर्मी कैंट एरिया में पहुंची दमकल विभाग और आर्मी की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रिहायशी क्षेत्र में फैलने से
पहले आग को बुझा लिया गया। कैंट एरिया के जंगल में लगी आग से हेलीपैड सहित पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसके चलते खाड़ जो चट्टाने हैं उनमें भी आग पहुंच गई और आग पर जैसे तैसे दमकल विभाग और आर्मी के जवानों ने काबू पाने की कोशिश की। इसमें कड़ी मशक्कत का उनको सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि आर्मी क्षेत्र की तलहटी पर शरारती तत्वों ने आग लगाई है, जो हवा से फैलकर यहां तक पहुंच गई है। सूचना मिली हमें आर्मी कैंट केला खान के पास जंगल में आग लगी है, तो हमारी एक फायर यूनिट मिनी टेंडर से रवाना हुई, तो आग काफ़ी बढ़ रही थी जो अमटी एरिया में आ गई थी। तो फिर हमें हमारे यूनिट ने कॉल कर बताया कि बड़ा टेंडर भेजे यहाँ, तो तुरंत मैं स्वयं बड़ा टेंडर लेकर पहुँचा हूँ यहाँ। आग ये काफ़ी मात्रा में फैली हुई है, बाँझ का जंगल है, तो बड़ा टेंडर हमारा हॉज रील सिस्टम होता है, इसमें पानी काफ़ी देर तक चला सकते हैं। तो आर्मी के जवान भी और हमारे फायर के जो है यूनिटें लगी हुई है। देहरादून में दो कारों के बीच भिड़ंत के बाद हंगामा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। रायपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों में लात घूंसे चले। आपको बता दें कि दो कारों में आमने सामने से भिड़ंत हुआ और इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। कार में भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद यह हंगामा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।